हजारों की संख्या में मछुआरे समुद्र की तट पर खड़े आपस में कुछ बात कर रहे थे। वहाँ का मौसम अचानक एकदम शांत होने लगा। कुछ देर में समुद्र का पानी भी एकदम थम सा गया था। समुद्र के तट पर हलचल और मछुआरों की आंखों में डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें मौत का संकेत मिल चुका हो। कुछ मछुआरे समुद्र के पानी में तैरकर वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन कहते हैं समुद्र का थमा हुआ पानी रेत की तरह होता है। उसमें तैरना आसान नहीं होता। उसमें तैरना पत्थर में सर मारने के जैसा होता है। समुद्र के तट पर चारों तरफ भय का शैतान फैल गया था और वह सभी मछुआरों की हिम्मत को तोड़ रहा था। वह सभी मछुआरे असहाय जिंदा तड़पते हुए ब्रचिंगा टापू के तट पर नजर आ रहे थे। ब्रचिंगा टापू समुद्र का वह स्थान जहां मौत कभी भी दस्तक दे जाती थी। कोलंबिया भाषा में इस टापू को ब्रचिंगा टापू कहा जाता था। आज के समय में यह टापू पूरी तरह समुद्र के पानी से ढका हुआ है। कोलंबस के उत्तरी भाग में था ड्रकूचा गांव। वहां से 27 मील की दूरी पर था ब्रचिंगा टापू। जब वहां के लोगों में भूखमरी होती थी, खाने को कुछ नहीं रहता था, तब वहाँ के लोग जाते थे ब्रचिंगा टापू पर मछली पकड़ने। ब्रचिंगा टापू को वहाँ के लोग जिंदगी और मौत का दूसरा स्थान मानते थे। उस स्थान पर जितनी आसानी से मछलियाँ पकड़ने को मिल जाती थी, उतनी ही आसानी से उस स्थान पर लोगों की मौत भी हो जाती थी। लेकिन उस मौत के मंजर को कभी कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि ब्रचिंगा टापू अपनी सतह को पलटता था, नीचे के भाग को ऊपर और ऊपर के भाग को नीचे। इसलिए वहाँ पर उस समय जितने लोग होते थे वह सभी मारे जाते थे और उनके कंकाल भी कभी किसी को नहीं मिलते थे। ब्रचिंगा टापू पर मौत अपने पांव पसार रही थी। वहाँ पर उस समय जितने लोग थे उन सभी को अपनी जान की चिंता हो रही थी। लेकिन वहाँ पर एक मछुआरा ऐसा था जिसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, जो उस समय घर पर अकेली थी। ब्रचुकू की पत्नी को मरे हुए 3 साल हो गए थे और ब्रचुकू की बेटी आज 8 साल की थी। ब्रचुकू के अलावा उसकी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं था। ब्रचुकू को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। ब्रचिंगा टापू पर भगदड़ मच गई। ब्रचिंगा टापू एक तरफ को झुकने लगा। सभी लोग दूसरी तरफ को भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। इन सभी चीज़ों से बेखबर ब्रचुकू अपनी बेटी की चिंता में खोए हुए थे। ब्रचुकू अपनी बेटी से मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन थे कि ब्रचुकू के मरने से पहले ब्रचुकू की आत्मा ब्रचुकू के शरीर को छोड़ दिया और अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ी। तभी ब्रचिंगा टापू पूरा हवा में लहराया और पलट गया। उस टापू पर एक भी आदमी नहीं था। ब्रचिंगा टापू का ऊपरी भाग नीचे चला गया और नीचे का भाग ऊपर आ गया। ब्रचुकू की आत्मा ने जब ब्रचिंगा टापू को पलटते देखा तब सोचा, चलो अच्छा हुआ हम बच गए। अब हम जाकर गांव में सबको बता देंगे कि सभी लोग मारे गए। ब्रचुकू की आत्मा गांव में आई और सबसे बताने लगे कि वह ब्रचिंगा टापू पलट जाता है, इसलिए वहां पर मरने वालों की लाशें नहीं मिलती। ब्रचुकू की आत्मा इस बात को गांव में जितने लोग मिलते सभी से कहती, लेकिन ब्रचुकू की बात कोई नहीं सुनता। तब ब्रचुकू की आत्मा नाराज हो गई और कहा, अब मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगा, केवल अपनी बेटी से बताऊँगा। ब्रचुकू की आत्मा अपने घर गई और जोर से कहा, बेटी न्योलाम्बो तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। न्योलाम्बो ने जब अपने बापू की आवाज़ सुनी तब वह दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब न्योलाम्बो घर के अंदर चली गई और मन में सोचा, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे बापू की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ब्रचुकू की आत्मा ने जब
देखा न्योलाम्बू अंदर चली गई है। तब ब्रजूकुकू की आत्मा ने दोबारा कहा, अरे न्योलाम्बू, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। न्योलाम्बू फिर घर से निकलकर बाहर आई और देखा तो फिर वहाँ पर कोई नहीं था। न्योलाम्बू ने कहा, बापू तुम कहाँ छिपे हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी निकलकर बाहर आ जाओ। तब ब्रजूकुकू की आत्मा ने अपनी तरफ देखा, फिर सोचा इसलिए गांव वाले मेरी बात नहीं सुन पा रहे थे। मैं भी मर गया हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। फिर ब्रजूकुकू की आत्मा ने कहा, न्योलाम्बू, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो? न्योलाम्बू ने कहा, हाँ मैं आवाज़ सुन पा रही हूँ, लेकिन बापू तुम बाहर क्यों नहीं आते? मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है। कुछ देर मुझे और कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ब्रजूकुकू की आत्मा ने कहा, न्योलाम्बू तुम थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने को लाता हूँ। ब्रजूकुकू की आत्मा उड़ते हुए सीधे समुद्र के तट पर गई। समुद्र के तट पर पहुंचकर ब्रजूकुकू की आत्मा समुद्र से मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन ब्रजूकुकू की आत्मा समुद्र से एक भी मछली पकड़ नहीं पाई। कुछ देर ब्रजूकुकू की आत्मा वहाँ पर परेशान थी, लेकिन उस जगह से एक भी मछली हाथों में नहीं आई। तब ब्रजूकुकू की आत्मा ब्रचिंगा टापू पर गई और वहाँ से मछलियों को उठा लिया। ब्रचिंगा टापू के सभी कोनों से ब्रजूकुकू के साये ने मछलियों को उठाकर देखा। वहाँ के सभी कोनों से ब्रजूकुकू के साये के हाथों में मछलियाँ पकड़ने में आ जाती थी। ब्रजूकुकू के साये ने जब ब्रचिंगा टापू पर से बहुत सारी मछलियों को उठाया और लाकर अपने न्योलाम्बू ने जब इतनी मछलियों को देखा तब कहा, बाबू इतनी मछलियों का क्या करोगे? पूरे गांव में बांटना है क्या? तब ब्रजूकुकू के साये ने कहा, हाँ न्योलाम्बू, पूरे गांव में बांट दो। न्योलाम्बू गई और पूरे गांव वालों से कह दिया, मेरे घर पर बहुत सारी मछलियां हैं, जिसको जितनी लेनी है ले लो चलकर। सभी गांव वाले न्योलाम्बू के घर गए, जिसको जितनी ज़रूरत थी वह उतनी मछलियां लेकर चला गया। उस समय सभी गांव वाले भूखे मर रहे थे। किसी ने न्योलाम्बू से यह नहीं पूछा कि इतनी सारी मछलियां आई कहाँ से। दूसरे दिन कई गांव वाले एक साथ आए और न्योलाम्बू से पूछा, न्योलाम्बू इतनी मछलियां कहाँ से आई? तब न्योलाम्बू ने कहा, मेरे बापू लाए हैं। तब गांव वालों ने कहा, लेकिन न्योलाम्बू तुम्हारे बापू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? फिर न्योलाम्बू दौड़कर अपने बापू की तरफ भागी और दौड़ते हुए कहा, ये रहे मेरे बापू। न्योलाम्बू ने जैसे ही अपने बापू के ऊपर हाथ रखा और अपने बापू के सहारे खड़ी होना चाहती थी, तभी न्योलाम्बू जोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। सभी गांव वालों ने कहा, न्योलाम्बू तुम्हें हो क्या गया है? वहाँ पर कोई नहीं है, इस तरह तुम्हें चोट लग जाएगी, संभल कर रहना। जाते हुए सभी गांव वालों ने कहा और सब गांव वाले चले गए। न्योलाम्बू गिरने के बाद जब उठी, नाराज होकर कहा, बापू तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? तब ब्रजूकुकू ने कहा, बेटी अब तुम्हें खुद संभल कर रहना होगा। अब तेरा बापू मर चुका है, यह तो उसकी परछाई है। न्योलाम्बू ने जो इतना सुना, न्योलाम्बू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए कहा, बापू माँ भी छोड़कर चली गई और तुम भी, मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? मैं भी मर जाऊँगी। तब ब्रजूकुकू की परछाई ने कहा, न्योलाम्बू मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसके बाद ब्रजूकुकू की परछाई न्योलाम्बू की 16 की उम्र तक उसके साथ थी और न्योलाम्बू को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दिया। न्योलाम्बू जितना जो कुछ सोचती, ब्रजूकुकू की परछाई उन सभी चीज़ों को लाकर घर पर रख दिया करती थी। एक बेटी के प्रति पिता के सभी कर्तव्यों को ब्रजूकुकू की आत्मा निभा रही थी।
फिर एक दिन एक लड़के ने न्योलाम्बू से कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, कब तक अकेली इस तरह जीवन जियोगी। न्योलाम्बू ने अपने बापू की तरफ देखा। बापू की परछाई ने हाँ कह दिया। उसके बाद न्योलाम्बू और उस लड़के की शादी हो गई। शादी की एक एक रस्म के साथ न्योलाम्बू के बापू की परछाई न्योलाम्बू की आँखों से ओझल होती जा रही थी। जब सभी रस्में पूरी हो गई तब न्योलाम्बू की आँखों से न्योलाम्बू की बापू की परछाई पूरी तरह गायब हो गई। तब न्योलाम्बू फूट फूट कर रोने लगे। सभी गांव वालों ने पूछा, न्योलाम्बू क्या बात है, क्यों ऐसे रो रही हो। तब न्योलाम्बू ने अपने बापू के साथ घटी पूरी घटना को सभी गांव वालों से बताई। न्योलाम्बू की बात सुनने के बाद सभी गांव वाले सन्न रह गए और कहा, न्योलाम्बू इसका मतलब हम लोग तुम्हारे घर से जिन चीज़ों को ले जाते थे वह सभी चीज़ें ब्रजूकू को लाता था। न्योलाम्बू ने कहा, हाँ, वह सभी चीज़ें बापू लाते थे और बापू ने यह भी कहा था कि जब मैं ना रहूं सभी गांव वालों से कह देना ब्रचिंगा टापू पर कोई कभी नहीं जाएगा। उसके बाद उस दिन से ब्रचिंगा टापू पर कोई नहीं गया। ब्रचिंगा टापू मौत का वह स्थान जहां आत्मा भी तड़पने पर मजबूर हो जाती थी।